तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। अब स्वयं की घोषणा करता हुआ एक नेता जैसे कि महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अपनी स्वयं की घोषणा की थी। दूसरा टॉपिक है असहयोग की शुरुआत और अंत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और उसका अंत कैसे हुआ, वो भी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो बनी रहिएगा इस वीडियो में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो कि इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और एक उभरता हुआ नेता कैसे सामने आया। तो जो महात्मा गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका गए थे, क्योंकि वहाँ पर 1915 में भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो कि 1915 में भारत वापसी लौटे थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहली बार गए थे क्योंकि वहाँ पर नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था व्यक्तियों के साथ। तो उनको समझाने एवं उपदेश देने के लिए गए थे, जिससे कि वे वहाँ पर शांति से रहें, ना कि उसमें कोई भेदभाव करें। तो महात्मा गांधी जो कि 1915 में वापसी लौटे दक्षिण अफ्रीका से। इतिहासकार चंदन देव नेशनल के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को महान बनाया, क्योंकि पहली बार ये जो कि दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहीं से जो कि एक नेता के रूप में उभरने लगी थी। क्योंकि इतिहासकार चंदन देव नेशन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को महान बनाया, क्योंकि वहाँ से उनके नेता बनने के लक्षण उभरने लगे थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का उपयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। मतलब कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का उपयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। अब देखो, सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए जो बोले, सत्य के लिए आग्रह करना, उसे हम सत्याग्रह कहते हैं। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का उपयोग सबसे पहले जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही किया। वहाँ पर सत्य बोला, सत्य समझाया, मतलब सत्य के लिए ही है जो सब कुछ जो कि महात्मा गांधी ने किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था, क्योंकि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही गए थे वो। 1915 तक भारत काफ़ी बदल चुका था। जब महात्मा गांधी 1915 में भारत वापसी आए तो भारत वहाँ काफ़ी बदल चुका था उस समय। अब यह राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हो चुका था। अब राजनीतिक रूप से कैसे सक्रिय हो चुका था? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था अच्छे से चलने लगी थी, राजा नेताओं का भी शासन होने लगा था, तो यह अब राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हो चुका था। तीसरा, कांग्रेस की अनेक शाखाएं खोली जा रही थी। अब कांग्रेस की जो अलग अलग नेता है, अलग अलग कमेटी थी, अलग अलग शाखाएं जो कि खोली जा रही थी उस समय। स्वदेशी आंदोलन भी चलाया जा रहा था। मतलब उस समय स्वदेशी भी आंदोलन चलाया जा रहा था जब महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे। तो इसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल तथा पंजाब की लाला लाजपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे तो कई सारे उन्होंने बदलाव देखने को मिले और यह राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हो चुका था। कांग्रेस की अनेक शाखाएँ भी खोली जा रही थी, स्वदेशी आंदोलन भी चलाया जा रहा था। और इसमें महाराष्ट्र की बाल गंगाधर तिलक, बंगाल की बिपिन चंद्र पाल, पंजाब की लाला लाजपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के जो कि गुरु थे, इन्होंने उनको शिक्षा दी थी, गुरु के रूप में थे। तो यह सब जो कि 1915 तक राजनीतिक रूप से काफ़ी कुछ बदला हुआ था जब महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे। तो वह सब जो कि हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी कुछ बदल चुका था। उस समय कांग्रेस के प्रति अनेक शाखाएँ खोली जा रही थी, स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था। तो यह जब हो रहा था, जब अब जो कि महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह जो कि 1916 में किया गया था। अब महात्मा गांधी ने जो कि हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह में जब गए थे 1916 में, तो उन्होंने भी वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जो भेदभाव के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ के जो भाषण देने गए थे तो वहाँ पर अच्छे लोग आए थे, अच्छे कपड़े पहने थे और बहुत कुछ अच्छे से देखा हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी ऐसे ही पहुँच गए थे। तो यह हुआ था कि महात्मा गांधी ने अपने विचार विमर्श करते हुए बोला कि उन्हें बोलने का मौका दिया और बोला कि ये विश्वविद्यालय जो कि अच्छा है बहुत पढ़ने लिखने के लिए, इसका जो कि उद्घाटन 1916 में किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपने गरीब मजदूरों भाइयों को भी इसमें ले आए, क्योंकि वह यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो उन्होंने कहा, जिन लोगों ने यहाँ पर खेती किसानी की है, इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है, तो उन सबको भी यहाँ पर आना चाहिए। आप मतलब भेदभाव कर रहे हैं इतना। मतलब उन्होंने बताया अपने शब्दों के अनुसार कि अपने गरीब भाइयों किसानों को भी उन्होंने काफ़ी महत्व दिया। तो यह सब जो कि महात्मा गांधी ने उसके दौरान हिंदू विश्वविद्यालय के दौरान भाषण के दौरान बताया गया था। अपने हिंदू भाइयों को भी साथ लाए थे, अपने गरीब परिवार के लोगों को जो कि खेती किसानी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस भाषण के दौरान अपनी उन देशवासियों को भी उठाया, सामने लाए कि एक गरीब मजदूर भी है, अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो
कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मजदूर खेती किसानी नहीं करेगा तो ये हाथ नहीं चल पाएगा। तो वह उनको महत्व देना चाहते थे, तो उनको भी महत्व दिया, जैसे कि वे खेती कर रहे, किसानी कर रहे, उन पर अत्याचार ना किया जाए। क्योंकि इस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में उन किसानों व्यक्ति लोगों को नहीं बुलाया गया जो कि किसानी करते हैं। इस विद्यालय को उन्होंने निर्माण करवाया तो उन लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया गया था। तो महात्मा गांधी ने उन सब के बारे में भी कुछ कहा था, समझा था। तो वह सब उन सबको ऊपर लाना चाहते थे, उनकी प्रति भेदभाव ना करना चाहते थे। तो यह सब जो कि महात्मा गांधी ने अपने उपदेश के दौरान दिया है, मतलब दिया था। अब चंपारण सत्याग्रह क्या होता है कि चंपारण सत्याग्रह जो कि नील की खेती के लिए किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो कि नील की खेती के लिए किया गया था। वहाँ पर कुछ चंपारण सत्याग्रह कुछ नील की खेती की जा रही थी, तो उसके लिए जो कि चंपारण सत्याग्रह चला गया था। अब खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह क्या है, तो खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में चला गया था। इसके प्रति क्या हुआ था, कई मिल कारखानों में जो कि लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, कम वेतन मिल रही थी, तो उसके लिए जो कि खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह चला गया था। तो महात्मा गांधी ने वहाँ जाकर क्या है कि हमारे गरीब मजदूर भाइयों को ना ये वेतन कम दी रही है, तो उसके लिए एक आंदोलन खड़ा किया उन्होंने, जिसे सत्याग्रह कहते हैं। सत्य के लिए आग्रह करना, अपने अधिकारों की मांग करना। तो यह सब जो कि सत्याग्रह 1918 में चला गया और महात्मा गांधी ने चला किया। क्योंकि सत्य मतलब व्यक्ति को जो कम आय मिल रही थी, जिससे कि उनका खर्च नहीं चल पाया, तो उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया, जिसे हम सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं। अब असहयोग आंदोलन की बात की जाए, जिसको 1920 में चला गया था। असहयोग आंदोलन क्या है, मतलब कि असहयोग मतलब सहयोग ना करना, सहयोग ना करना, असहयोग आंदोलन। तो ये चला गया था महात्मा गांधी द्वारा 1920 में। तो असहयोग आंदोलन वह आंदोलन था जिसको 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की थी कि वह अंग्रेजों के किसी भी काम में सहयोग ना करें। अब स्पष्ट होता है असहयोग मतलब सहयोग ना करना। तो महात्मा गांधी ने इसको 1920 में चलाया था। और असहयोग आंदोलन वह आंदोलन था जिसमें 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने लोगों से अपील की थी कि वह अंग्रेजों की मदद ना करें, खेती किसानी ना करें, जिससे कि अंग्रेजों को कुछ भी ना दे, उनके प्रति कोई कार्य ना करें, जिससे कि अंग्रेजों के किसी भी काम में सहयोग ना करें। तो जिसके लिए इसी कारण से भारत देश को आज़ादी मिल सकती है। तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था कि कोई किसान व्यक्ति, कुछ भी लोग हो, जमींदार, साहूकार, तो वो अंग्रेजों की मदद ना करें। असहयोग आंदोलन के कारण, अब इसके कारण क्या थे, असहयोग आंदोलन को लाने के कारण क्या थे। तो असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण सबसे पहले रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था कि प्रेस पर प्रतिबंधित का मतलब जो कि मीडिया वगैरह है उस पर प्रतिबंधित। अब शक के आधार पर कारावास। अब रॉलेट एक्ट के अंतर्गत हुआ था कि रॉलेट एक्ट पास किया गया था कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था, उस पर कोई भी जुर्माना लग सकता था। कैसे कि पंजाब के लोगों द्वारा इनाम की मांग की गई थी। अब रॉलेट एक्ट के अंतर्गत यह हुआ था कि कोई भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद किया जा सकता है शक के आधार पर। तो रॉलेट एक्ट भी लाया गया था उस समय, इसके लिए असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख कारण भी बनकर रहा है। तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड का मतलब क्या होता है, जो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड था जो कि अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने सर व्यक्तियों को आम सभा के बहाने एक जलियांवाला बाग में बुलाया और कुछ आम सभा के बहाने जलियांवाला बाग में बुलाया और उन पर अंधाधुंध गोली बरसा दी, जिसके कारण कई सारे लोग मारे गए, कुछ लोग जो कि जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद गए। तो यह जो कि महत्व भीषण जो कि कांड रहा था, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह जलियांवाला बाग में हुआ था और इसके लिए जो कि जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियाँ चला दी थी, तो इसलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी जी की जो कि गिरफ्तारी हो गई थी उस समय, जिसके कारण जो कि असहयोग आंदोलन को लाना पड़ा, इसका प्रमुख कारण रहा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी एक प्रमुख कारण रहा है कि कई सारे लोग इसमें बेकसूर लोग मारे गए थे, धोखे से उन्होंने मार दिया था अंग्रेज अधिकारियों। तो यह भी एक कारण रहा है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि असहयोग आंदोलन लाने का प्रमुख कारण रहा है। अब खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, तो खिलाफत आंदोलन मतलब किसी के लिए खिलाफ होना पर अत्याचार हो रहा तो उसके लिए खिलाफ हो। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में से 20 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था। अब खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 मोहम्मद अली के
और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था। जैसे कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि अशोक आंदोलन को खिलाफत के साथ मिलाने से हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएगी और अंग्रेजों को भारत से मार भगा देंगे। इसकी खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत गांधी ने क्या किया था कि हिंदू और जो कि मोहम्मद अली, शौकत अली और जो कि मुस्लिम, हिंदू, ये सब मिलकर अशोक आंदोलन में हो जाएंगे, जिसके कारण हम अंग्रेज अधिकारियों को भगा देंगे और भारत देश आज़ाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने जो कि असहयोग आंदोलन को चलाया, सहयोग ना करना, तो इस प्रकार से इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया जैसे कि भारत देश को आज़ादी मिल सके।